एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान का जो भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध जारी है और वो लगातार जिस तरह से सीमा पर 22 चौकियों पर भीषण गोलीबारी वहां पे जारी है, उसमें अब तक जो खबर है उसमें 13 गांव में इसका सीधा सीधा असर है जहां गोलीबारी हो रहा है। 2 नागरिक मारे गए हैं और बीएसएफ के 6 जवान घायल हुए हैं। 3000 से ज्यादा अधिक लोगों को वहां से निकालकर सीमा के जो गांव हैं सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और ये लगातार जो पाकिस्तान के रेंजर्स हैं वो सीमा के पास लगातार भीषण गोलीबारी कर रहे हैं। कम से कम जो स्थिति बताई जा रही है और जो अब तक जो खबर है उसमें यह बताया जाए कि एक पखवाड़े में पाकिस्तान के सैनिकों ने लगभग 16 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और जो स्थिति है वो लगभग युद्ध की तरह का स्थिति है। बंसल साहब, पूरे युद्ध का घोषित युद्ध नहीं, अब घोषित युद्ध की तरह काम हो रहा है। देखिए, वही बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। स्थिति अब पाकिस्तान की वो हो गई है कि जिस घृणा से इसका जन्म हुआ उसी घृणा को अभी फैलाने का प्रयास कर रहा है। अभी जो है इसको नहीं पता कि इसका जन्मदाता कौन है और इसका जन्म किन कारणों से हुआ था। नहीं, इस बात को ये भूल जाते हैं कि भारत जैसा स्वाभिमानी और संपन्न देश, तुम उसके सामने की टिक नहीं पाओगे। ये हमारी सहिष्णुता है या पड़ोसी के साथ जो मित्रतापूर्ण व्यवहार है उसको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि उसको हमारी कमजोरी न समझी जाए। दूसरी बात ये कि जहाँ तक गोलाबारी का सवाल है तो गोलाबारी का तो जवाब देने के लिए हमारी सेना बहुत सक्षम है। बिल्कुल, दे भी रही है और माकूल जवाब दिया जा रहा है सब। और ये गलतफहमी में पाकिस्तान न रहे कि हम जो कहेंगे वो एक तरफा होता रहेगा। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर के बारे में बड़ा स्पष्ट मत है। अगर भारत सरकार को, पाकिस्तान सरकार को अगर वार्ता करनी है तो वार्ता होनी चाहिए गुलाम कश्मीर के बारे में कि गुलाम कश्मीर कब और किस परिस्थिति में वापस आ रहा है हमारे पास। इसके अलावा कोई वार्ता का कोई दूसरा मूल्य नहीं है। अब चाहे इलेक्शन की बात अगर आती है तो हमारे भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो इस बात के लिए सक्षम है। भारत की जनता, कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और मानते हैं कि यह भारत का अभिन्न अंग है। इसके बारे में किसी भी तरह की कोई शंका किसी के मन में है तो शंका अपने निकाल दे, अन्यथा उसके परिणाम वो गंभीर भोगने के लिए तैयार रहे। वो एक चीज है, लेकिन जो कुछ हो रहा है सीमा पे इस वक्त, गाजी साहब, जो कुछ हो रहा है, आपने अवधेश जी को सुना, पुष्पेंद्र जी को सुना, आपने अनवर पासा साहब को सुना। सवाल ये है कि वहाँ की आंतरिक स्थिति जो भी हो, उस आंतरिक स्थिति संकट में भारत के साथ इस तरह का, भारत के खिलाफ इस तरह इस समय में जब वो एक्शन करते हैं तो उससे पाकिस्तान को सहूलियत होता है आंतरिक स्थिति को सुधारने में। ये एक स्थिति बनती है वहाँ पे। देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान में कभी कोई दौर ऐसा नहीं रहा कि जिसमें बहरान नहीं रहा, जिसमें उनके यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं रहे। वो तो एक्चुअली मुल्की प्रॉब्लम्स का है, मुल्की बहरान का है, जन्म ही उससे हुआ। और उनका ये देखिए, वहाँ इमरान खान क्या कर रहे हैं, वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या करते थे, वहाँ नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं। ये हमारा मसला नहीं है। पाकिस्तान क्या हमें टूल समझता है कि हम जब वो प्रॉब्लम में होगा तो इतना बड़ा मुल्क जिसकी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और वो बता चुकी हैं एक बार, हम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें टूल के तौर से इस्तेमाल करे। हमको चाहिए कि जिस तरीके से जो गज़ा में इसराइल कर रहा है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली, वो हमें करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। और जहाँ तक ये बिल्कुल सही, मैं इसकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जो कश्मीर हमारा है उसमें बात करना, पाकिस्तान का सफ़ीर वहाँ का एम्बेसडर यहाँ हुर्रियत पसंद लोगों को बुला रहा है और हमारी सरकार खामोश बैठी हुई है। उसको पहली बात तो सफारती ताल्लुकात खत्म करने चाहिए। ये जो सफारत खाना है पाकिस्तान का, ये हमारे ताल्लुकात को अच्छे बनाने के लिए है, हमारी म्यूचुअल रिलेशन को बनाने के लिए है, या हमारे ही लोगों को बुला के नई दिल्ली में उसकी इतनी हिम्मत हो गई, इतना दुस्साहस हो गया पाकिस्तानी सफ़ीर का कि जनाब वो हुर्रियत पसंद लीडरों को बुला रहा है और मोदी साहब खामोश बैठे होते हैं। अगर मैं मोदी साहब की जगह होता तो उन हुर्रियत पसंद लीडरों को
उनको चिमटे डाल डाल के पकड़ के लाता और सफारत खाने से ताल्लुकात खत्म करने चाहिए। हम किस लिए उनसे ताल्लुकात रखेंगे? दूसरी बात यह है कि हमारी आर्मी है, उसका अनलिमिटेड बजट है, कभी हमारे देश के लोगों ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। और अगर पाकिस्तान को बिल्कुल मैसेज क्लियर चला जाना चाहिए कि अगर गुफ्तगू होगी तो ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, ना कि इस कश्मीर पे होगी। दूसरी बात है कि वो हमें अपना टूल ना समझे, अपने मसाइल वो जाने। अगर अपने मसाइल को सुलझाने के लिए वो भारत का इस्तेमाल करेंगे तो भारत को सही मायने से जवाब फौरन दे देना चाहिए। पुष्पेंद्र, एक अहम बात है इसमें कि जिस तरह से वो जब भी इस तरह की स्थिति आती है या जो कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों की जब भी बेहतर रिश्ते करने की कोशिश होती है, प्रयास होते हैं, तो उस प्रयास के ठीक विपरीत कार्रवाई की जाती है। और ये पहली बार नहीं है। नवाज शरीफ को जब बुलाया गया, नवाज शरीफ के साथ साथ अन्य, तो ये एक पहल थी कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने हैं। लेकिन उस पहल का जो परिणाम निकल के आ रहा है वो ठीक विपरीत है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन होना, लगातार सीमा पर गोलीबारी, और जिस तरह की गोलीबारी की शुरुआत हो चुकी है, ये ऑलमोस्ट इसको कह सकते हैं आप, ये भारत के लिए एक इस तरह की चुनौती है कि जो कह रहे हैं काजी साहब कि आपको फिलिस्तीन और जो इजराइल है उस तरह से, इजराइल की तरह आपको इस वक्त रिएक्ट करना चाहिए। ये इनकी राय हो सकती है, लेकिन स्थिति कैसी है? देखिए, एक चीज और है जिसको, जो पक्ष में अभी पाकिस्तान के बारे में बता रहा था, और अब अगर आप भारत की तरफ आए तो ये पहली बार इस देश में आजादी के बाद हुआ है कि एक ऐसी सरकार है जिसका पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में, धारा 370 के बारे में बड़े वाज़ेह उनके चीजें साफ सुथरी हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनके मैनिफेस्टो में कि कंफ्यूजन नहीं है। आप देखें कि भारत में एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी का होना जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अलग राय है। उसके अलावा इस वक्त चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके अलावा आप देखें कि जब भी यहां जो जम्मू कश्मीर की, चाहे वो पार्टियां जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं या वो जो पाकिस्तान के पेड एजेंट हैं, सैयद शाह गिलानी टाइप के लोग, ये आरोप लगाते रहे हैं कि मरकज का सिर्फ यहां एक ही काम होता है, फौज भेजना और हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती करना। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि मैं दिल जीतना चाहता हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी से आगे बढ़ना चाहता हूं। और अभी हाल में जिस तरह से रेल लाइन बनाई गई, कारगिल के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट दिया गया, एफसीआई का 60 करोड़ के झगड़ा था मरकज और सूबे की हुकूमत में, उसको माफ करना। उसके अलावा आप ये देखें कि जो सेनाओं का मामला था उस पे भारत सरकार की तरफ से कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि साहब बिल्कुल खामोश हो जाइए क्योंकि दोस्ती चाहिए, क्योंकि इस देश में तथाकथित सेकुलर सरकारें जो आती रही वो हमेशा कश्मीर के मुद्दे को या पाकिस्तान के मुद्दे को भारत के मुसलमानों से जोड़ के देखती थी। और ये लगता था कि कश्मीर पर डिसाइसिव पॉलिसी और पाकिस्तान के साथ दो टूक बातचीत ये सरकार इसलिए नहीं करती कि भारत के अंदर एक वोट बैंक है और वो वोट बैंक शायद नाराज हो जाएगा। वो गलत है, सही है, वो एक अलग विषय होगा। इस सब के अलावा आप ये देखें कि अभी हाल के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 30 एमपी जीते हैं, वैली में 47 विधानसभा की सीटें हैं, जम्मू में 37 विधानसभा की सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने वादा कर दिया है कि हम मिशन 44 के लिए लड़ रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें, और इसके साथ साथ पहली बार यह हुआ है पिछले 20-25 साल के अंदर कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन सेक्रेटरी हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, दूसरे मिनिस्टर आते थे तो बड़े रस्मी तौर पे ये पाकिस्तान पेड एजेंट जो हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, चाहे वो मीरवाइज उमर फारूक हो, चाहे यासीन मलिक हो, चाहे सैयद शाह गिलानी हो, ये 26 तंजीमों की जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम पे दुकानें चल रही थी, इनको पूरे तौर पे वाजे कर दिया भारत सरकार ने कि आप इनसे मिलेंगे तो हमसे नहीं मिलेंगे। तो एक तो यह फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान का और आईएसआई का कि जिन लोगों को लेकर के वो भारत से बुली करते थे, जिन लोगों के तहत वो कहते थे आजादी की तंजीमें चल रही हैं, हमारे आजादी का हमारे यहां मुहिम चल रही है और कश्मीर को आजाद कराने के लिए तमाम सारे लोग लगे हुए हैं, वो इनको दहशतगर्द नहीं मानते थे, वो इनको अलहदगी पसंद नहीं मानते थे, वो इनको आतंकवादी नहीं मानते थे। तो आज भारत सरकार ने जब उनसे कहा कि आप इनसे बात करें, हमसे बात करें, और पाकिस्तान ने जब उनको चुना तो यह साफ हो गया कि पाकिस्तान का जो हिडन एजेंडा चल रहा था कि कश्मीर को हम बराबर ब्लीड करते रहेंगे और पाकिस्तान भारत के बातचीत का भी रोना रोएंगे और दोनों मुल्कों के बीच में शांति हो इसका भी दिखावा करते रहेंगे। यह डिसाइसिव होने की वजह से और भारत की जो अंदरूनी हालत है जो मजबूत है, डिसाइसिव है, इस वजह से फौज के सामने अब कोई चारा नहीं रह गया है कि वो इतने हालात खराब करे कि भारत कि इस कश्मीर समस्या का अंतरराष्ट्रीयकरण हो और लगातार हो। और ये जो बदलाव आया है पिछले 24 घंटे में, आप देखें कि जिस दिन ये हुर्रियत के साथ बातचीत नहीं हुई थी उस 2 दिन तक सीमा के ऊपर कोई गोलाबारी नहीं हो रही थी। कल ही अमेरिका का बयान आया है कि पाकिस्तान अपने सियासी मामलात को सुलझाए,
इसमें साफ हो गया कि वो आर्मी के साथ नहीं खड़ा है। उस वजह से आर्मी ने इसको ज्यादा तेज किया है ताकि किसी भी तरीके से डायवर्जन हो। वो ये नहीं कहना चाहते कि हम सीधे सीधे सत्ता में आना चाहते हैं। इमरान खान जिनको बड़ा मॉडरेट कहा जा रहा था, जो बार बार ये भी कहते थे भारत से कि क्रिकेट के मैदान में कश्मीर का फैसला हो जाए, वही इमरान खान सबसे पहले कश्मीर का मुद्दा लेके तालिबान की हिमायत करके इस समय सियासत कर रहे हैं और फौज के कंधे पे बैठे हुए हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए दो मुसीबतें हैं, भारत में मजबूत सरकार होना, कमजोर सरकारें ना होना, सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुस्तान के मुसलमानों को वोट बैंक न समझने वाली सरकार, मुसलमानों के दबाव या उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में यह कहना कि हम उनकी वजह से कश्मीर पॉलिसी में लचर हैं, हम पाकिस्तान के साथ लचर हैं। ये चीजें पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में ये एक्शन है, आप ये कह रहे हैं जी पासा साहब, ये एक्शन उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है? मैं पहले दो बातों से डिफर करना चाहता हूं जी। पुष्पेंद्र जी के। एक तो ये कि इन्होंने कश्मीर के मामले को भारत के मुसलमानों से जोड़ दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने जोड़ा नहीं, मैंने बताया ये सरकारें करती रही हैं। गलत इंटरप्रिटेशन, ये सरकारें करती रही हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों का कश्मीर से उतना ही ताल्लुक है जितना भारत के तमाम दूसरे। लेकिन भारत की किसी तंजीम ने आज तक ये नहीं कहा कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए। धारा 370 की बात होती है तो केरला का मुसलमान भी, तमिलनाडु का मुसलमान भी इस पे खड़ा हो जाता है, जैसे ये कोई कमलल मामला हो। आप इसको कमलल नाम देते हैं भाई। आप बिल्कुल ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। 370 के मामले पर भारत के किसी मुसलमान ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। कश्मीरियों ने सवाल उठाया, वो कश्मीर का मसला है, लेकिन किसी ने समर्थन भी नहीं किया। दूसरी चीज दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के उस पे अलग से चर्चा करते हैं। नहीं, मैंने रेफरेंस में इस्तेमाल किया, दिलीप, ये मैंने रेफरेंस में इस्तेमाल किया और सेकुलर गवर्नमेंट और सेकुलर पॉलिसीज के बारे में कहा है कि इस देश की सरकार, कांग्रेस की खासतौर से मुसलमानों को ये खुश करने के लिए नहीं होता। ये मैंने रेफरेंस में इस्तेमाल किया, इस पे बहस नहीं कर रहा हूं मैं। अपनी बात कह दी, मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको, इस एजेंडे को कम्युनलाइज करने की कोशिश नहीं की जाए। कश्मीर का मसला एक अलग मसला है, वो देश का मसला है, वो मुसलमानों का मसला नहीं है। बाकी ये रही बात कि जहां तक कश्मीर को लेकर के हमारी पॉलिसी का सवाल है, मैं ये समझता हूं कि हमारी नई सरकार को अपनी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर के, कश्मीर को लेकर के बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहिए। हुर्रियत जो मर चुकी थी, वो हुर्रियत जिसका 1% भी आधार कश्मीर में नहीं रहा है, वहां बार बार हमारे इलेक्शंस हुए हैं और हर इलेक्शन में साबित हो गया है कि हुर्रियत के बाइकआउट के कॉल दिए जाने के बावजूद मैसिव मैंडेट से वहां गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है। हुर्रियत डेड हो चुकी थी, लेकिन हमारी सरकार ने देर किया फैसला लेने में। हुर्रियत के सारे लीडरों से जब मुलाकात हो गई, यहाँ के पाकिस्तान के सफीर की मुलाकात हो गई, एम्बेसडर की मुलाकात जब हो गई, तब जाकर के हमने फैसला लिया कि हम इस बात को रद्द पाशा साहब आप गलत बयान कर रहे हैं। नहीं, भारत की फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने सुबह फोन करके एक दिन पहले कह दिया था। कहने से क्या होगा? इस सरकार आपने हुर्रियत के लीडरों को पहले ही अरेस्ट कर लिया होता। हुर्रियत को नहीं अरेस्ट करेंगे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इस्लामिक कंट्री नहीं है। मतलब ये नहीं है हुर्रियत वाले यहाँ दिल्ली में आए। मैं नहीं मानता। अगर लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हुर्रियत के लोग दिल्ली में आके हुर्रियत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसी जमहूरियत नहीं है कि यहाँ हुर्रियत के लोग आके हमारी दिल्ली में माहौल खराब करेंगे। और अमेरिका तक को इस पे बयान देना पड़ा है, ये बहुत हमारे लिए अफसोस। नहीं, मैं नहीं मानता। इस देश में अगर सरकार कल और कोई लगाएगी तो आप कहेंगे तानाशाह हो गई है सरकार। 2 दिन तक आप अपना एजेंडे को रखिए सर। लगातार 2 दिन तक हुर्रियत के लीडरों से बातचीत हुई। फैसला पहले हो गया था, फैसला 18 तारीख को हो गया था, 19 को नहीं हुआ था। फैसला शुरू में हो जाना चाहिए। शुरू में कैसे होता जब पता ही नहीं था? वेरी फर्स्ट डे हुर्रियत के लीडरों को अरेस्ट करना चाहिए था और कोई बातचीत नहीं करनी। हुर्रियत के लीडरों को अरेस्ट करते तो आप वो एजेंडा पे आते हैं पासा साहब। आप हम जैसे लोग पासा साहब जी एजेंडा पे आते हैं जो जी। इसलिए ये न कहें कि बहुत क्लियर पॉलिसी जो एजेंडा है उस पे आइए। हमारी मांग ये है कि सरकार को इस इशू पर एक मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात चाहे जो भी हों, लेकिन हमें हमारे अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा का सवाल है। इस पर हमें एक सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारी आर्मी को उसी तरह से जवाब देना चाहिए। वो दे रही है, वो जवाब दे रही है। मेरा मानना यह है कि आर्मी जवाब नहीं दे पा रही है। आर्मी अगर जवाब देती, पाकिस्तान की सेना की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से एग्रेशन करे, सीज फायर का उल्लंघन करे। हमारी आर्मी जो है पाकिस्तान की सेना हमारी सेना के सामने नहीं टिकती है। इस समय उसका कोई वजूद नहीं है। पासा साहब देखिए दिलीप जी, इस समय भारत की प्राथमिकता पाकिस्तान से संबंध बेहतर करना नहीं है। यह सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया अपने कदम से 25 अगस्त की वार्ता को खत्म करके कि हमारा जब एक सेकंड नहीं उसका नहीं देर नहीं की है।
वो पहली बार भारत में हुआ है। इसके पहले हुर्रियत के नेता आके मिलते थे, इसके बाद वार्ताएं होती थी। पिछली सरकार ने हुर्रियत के नेताओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी और वहां से सारे नेताओं से मिलके और फिर ट्रैक 2 उस पर जाएंगे। तो आज की वार्ता, आज हम युद्ध विराम के उल्लंघन और हमले पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है वो आपका एक पक्षीय और अस्वीकार करने वाला निष्कर्ष है या विश्लेषण है, जिससे हम मेरे और मेरे तरह सोचने वाले लोग सहमत नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इस समय भारत की प्राथमिकता 3 है। सबसे प्राथमिकता है कि अपनी रक्षा को मजबूत करना, अपनी रक्षा करते हुए सामने वाला जो हमला कर रहा है उसके हौसले पस्त करना और कश्मीर के लोगों को यह विश्वास दिलाना कि भारत के सरकार शासन के अंदर वो पूरी तरह सुरक्षित है, उनको अपने राजनीतिक विवेक के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब उसमें सवाल यह है कि इन तीनों लक्ष्यों का एक सेकंड प्लान कर रहे हैं। अब सवाल है कि इन तीनों लक्ष्यों का रक्षा करने में बोलने तो दीजिए ना सारा। इन 3 जो लक्ष्य है, इन तीनों लक्ष्यों का किस पर निर्भर करेगा? भारतीय नेतृत्व की सोच और सेना का पराक्रम, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या भारतीय नेतृत्व इस छद्म युद्ध को सीमित क्षेत्र में पूर्ण युद्ध में बदल सकता है? क्या वह बदलना इस समय जो है लाजमी है या इसका दूसरा उपाय है? भारत की हमारी समस्या यह है कि हमारे पास केवल जवाबी कार्रवाई का विकल्प होता है, क्योंकि हम जो है उस प्रकार से आतंकवादियों को खड़ा करके और उनको जो है शिखंडी बना करके और भीष्म की हत्या नहीं कर सकते। हमारी समस्या यह है। तो अब स्थिति यह है, दूसरी हमारी सेना की समस्या है कि हम उनको खदेड़ते हुए सीमा भी नहीं पार कर सकते हैं। नहीं, ये समस्या नहीं है। ये समस्या है। ये समस्या, हमारी सेना सक्षम है, सिद्धांत बिल्कुल नहीं। सक्षम की बात नहीं कर रहा, आप नहीं समझ रहे हैं। ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, सक्षम की बात नहीं है। दूसरी बात होगी, हम पब्लिसिटी हमें इस बात की पब्लिसिटी नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सेना सब कुछ करने में सक्षम की बात नहीं है। बात यह रही कि हमारा सिद्धांत क्या है? केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित रहेगी या ऑफेंसिव कार्रवाई करेगी, ये प्रश्न खड़ा हो गया है, जिसका निर्णय पिछले 15-20 सालों में हम नहीं कर पाए हैं। ये तो हमारी मानता है ना कि हमने सरकार है कि इस समय कर पाई, क्योंकि हमारे नागरिक मारे गए और गए हैं। पाकिस्तान के बारे में ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि यो एक जो है वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सुरक्षा के रूप से और भविष्य के न्यायिक स्थिति के रूप से भी वो एक अराजक स्थिति में पहुंचा हुआ देश है। तो उससे निपटने के लिए मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी सरकार को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या हम केवल जवाबी कार्रवाई करेंगे या हम आक्रामक भी होंगे। यह स्थिति जरूर पैदा हो गई है, लेकिन पासा साहब दुर्भाग्य तरीके से जो इसको एक गलत ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। नीति बनानी पड़ेगी, क्लियर कट नीति जो है पॉलिसी की तरफ बढ़ चुका देश। सरकार इस देश में सेकुलर का ब्रॉड एजेंडा नहीं चल रहा, इसलिए क्लियर कट बढ़ चुका। लेकिन आप लोग उसके बाद छटपटाएंगे। चलिए एक जो लोग पाकिस्तान के समर्थक यहाँ बैठे हैं और वहाँ बैठे हैं, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। जो वहाँ रास्ता भी बताते हैं कि यहाँ पूरे मुल्क के मुसलमानों का ठेका नहीं ले सकते। ये अपमान है। भारतीय मुसलमानों को आप कश्मीर के साथ मत कोई नहीं जोड़ रहा है, ये आप जोड़ रहे अपमान है। हैं। मैंने कहा आप जोड़ रहे हैं सर, आप चाहते हमारी हैं सेना में मुसलमान भी लड़ने वाले हैं। यही तो आप स्वीकार नहीं कर रहे। कोई नहीं स्वीकार कर रहा। जोड़ा वो आजम खान भी बता रहा था कुछ ऐसी, आप भी भाषा बोल रहे हैं। आपने क्यों कहा? कोई नहीं कह रहा कि फौज में क्यों आपने कहा कि कश्मीर के मुसलमान की आर्मी की बात नहीं कर रहा है। आप आजम खान ये सवाल आपने उठाया है, पासा साहब, ये सवाल आपने उठाया है। हर चीज को सांप्रदायिकता के एंगल से वसीम साहब वसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे पास समय कम है। हर चीज पर देश के समाज को बांटिए, इससे देश कमजोर होगा, मजबूत नहीं होगा। देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का कोई भी देशभक्त मुसलमान न 370 के बारे में ज्यादा जानता है, ना उसको चाहता है आज हुकूमत खत्म कर दे। हम इसके लिए तैयार हैं। मैं तो तैयार। हमें क्या इतराज? नंबर 1 खत्म कीजिए। नंबर 2, पाकिस्तान के साथ देखिए जो डील करते हैं ना, हमारा पड़ोसी है, अच्छा पड़ोसी है, बुरा है, वो हमारा पड़ोसी नहीं, वो हमारा दुश्मन है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में 3 पाकिस्तान है। एक वहाँ की अवाम है, एक वहाँ की हुकूमत है, एक ISI और दहशतगर्द है वहाँ के। वहाँ की अवाम से तो हम बात कर सकते हैं,
उनसे आना जाना हमारा हो सकता है, उनके साथ तिजारत हो सकती है, वहाँ की हुकूमत अगर इस्टेब्लिश है उससे भी बात हो सकती है, लेकिन उन सब के ऊपर जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है आईएसआई और वहाँ के दहशतगर्द, जिनसे अभी हमारे वैद साहब मुलाकात करके आए, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि वो पाकिस्तान गए थे, कौन सी पॉलिसी के तहत गए थे मोदी जी ने। और दूसरी बात ये कि जब मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, जब भारत का मामला आएगा पाकिस्तान के साथ तो आप नरेंद्र मोदी सरकार मत करिए, हमारी भारत की सरकार कहिए और सारी अवाम उसके साथ कहा रहेगी। जाता है जी चलिए चलिए बंसल साहब से लास्ट वर्ड बंसल साहब से हमें ब्रेक पे जाना है। लास्ट वर्ड बंसल साहब से। देखिए मैं एक बात बताऊं, डिस्कशन बहुत सही राह पे चल रहा है, लेकिन मेरा एक निवेदन ये है कि पासा साहब और वसीम साहब ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी कही है, धारा 370 पर भारत का मुसलमान कोई दो राय नहीं रखता। मैं निवेदन करूंगा इन दोनों वक्ताओं से कि कम से कम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं और दारुल उलूम देवबंद से भी कोई इस तरह का फतवा जारी करवाए कि धारा 370 पर देश का कोई भी मुसलमान कोई भिन्न राय नहीं रखता, जो सरकार की राय है वही हमारी राय है। जरूरत है। अगर वसीम गाजी साहब बोल रहे हैं, पासा साहब ने ये फतवा वही मैं चाह रहा हूँ, देखिए सारे लोग मिलकर के इस बात पे करेंगे तो कम से कम गतिरोध नहीं रहेगा। अलग से चर्चा कर लेंगे। पार्लियामेंट से खत्म करिए ना। पार्लियामेंट से बिल्कुल मैं पार्लियामेंट उसको उसी की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट से खत्म करने के लिए आवश्यक है पासा साहब एक ऑफिसर को लाने के लिए मोदी साहब रातों रात एक ऑर्डिनेंस लाए। आप 370 को खत्म कराइए ना, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाइए। हाँ जी, नहीं उसके लिए चर्चा में एक बात पहली बार देश में तमाम डिस्कशंस के अलावा एक पहली बात नजर के आई जो वसीम साहब ने कही है। हमारे देश में अभी पिछले दिनों तमाम ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर ऐसा लग रहा था कि इजराइल पता नहीं क्या कर रहा है, जो इराक में आईएसआईएस कर रही है उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। लेकिन वसीम साहब को हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम ये इस भाषा की बात कर रहे हैं कि अगर इजराइल अपने 3 सैनिकों का बदला लेने के लिए 300 को मारे और उसकी कमर तोड़ दे हमास की, और फलस्तीन में जो आतंकवादी उनको तोड़ने के लिए वो उनके बावर्ची खाने में जा सकता है, तो भारत की सेना को भी पाकिस्तान के साथ यही करना चाहिए। वसीम साहब कर रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।